वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें हम चैप्टर नंबर 5 परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट की 9th वीडियो कर रहे हैं, जिसका कंटेंट है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जो हमने आई कैफ स्टडी टेक्स्ट 2020 से लिया है। एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब ये है कि जब एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के एक से ज़्यादा डेट्स देने हों, तो जब वो पेमेंट करती है तो वो पेमेंट कौन से डेट की पेमेंट समझी जाएगी। तो इसके बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे मतलब टोटल 4 रूल्स हैं, और उन 4 रूल्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो पहला रूल है डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। इंडिकेटेड बाय डेटर, यानी जो शख्स पेमेंट कर रहा होता है जब वो इंडिकेट कर देता है तो उसकी इंडिकेशन को ही फॉलो किया जाता है, चाहे वो इंडिकेशन एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। सो वेयर अ डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्ट डेट्स। जब सिंगल डेट हो तो फिर तो एलोकेशन का इशू ही नहीं होता, तो इशू तभी अराइज होता है जब डिस्टिंक्ट डेट्स हो, यानी एक से ज्यादा डेट्स हो। मेक्स अ पेमेंट टू हिम विद ईदर एक्सप्रेस और implied intimation that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt. The payment, if accepted, must be applied accordingly. तो डेटर जब जहां पर इंस्ट्रक्शन दे दे तो फिर उसी को फॉलो करना होता है। पहले नंबर पर तो इसी रूल को अप्लाई किया जाएगा। इसको अब एक सिनेरियो में हम इंप्लीमेंट करेंगे। Azam owes to Babar, among other debts, the sum of rupees 567. Babar writes to Azam and demands payment for this sum. Azam sends to Babar rupees 567. This payment is to be applied to the discharge of the debt of which Babar had demanded payment. अब क्योंकि पेमेंट 567 के डेट की डिमांड की गई थी और फिर 567 रुपीज़ एग्जैक्ट भेजे गए हैं, तो ये एक इम्प्लाइड इंटीमेशन है कि जो पेमेंट की गई है वो हमारे पास जो लिस्ट है उसमें से सेकंड डेट की है। तो यहां पर डेटर की इंप्लाइड इंटीमेशन की बेस पर पेमेंट को अप्रोप्रिएट किया गया है। सेकंड सिनेरियो देखते हैं। Azam owes Babar, among other debts, rupees 1000 related to invoice number 27, which falls due on the 1st June. He owes Babar no other debt of that amount. बाकी जो डेट्स हैं उनके अमाउंट डिफरेंट हैं। On the 1st June, Azam pays to Babar rupees 1000. अब हमें नजर आ रहा है कि जो पेमेंट की गई है वो 1 जून को की गई है और 1000 की गई है। तो इससे एक इंप्लाइड इंडिकेशन मिल रही है कि पेमेंट 1000 रुपीज की है, जो कि इनवाइस नंबर 27 से रिलेट करता है। सो द पेमेंट इज टू बी अप्लाइड टू द डिस्चार्ज ऑफ द इनवाइस नंबर 27। जहां पर डेटर ने इंडिकेट ना किया हो कि वो किस चीज की पेमेंट करना चाहता है, तो फिर ऑप्शन आ जाता है क्रेडिटर के पास। The creditor has option to apply the payment to any lawful debt due from the debtor, even if it is time barred debt. But he cannot apply the payment to a disputed debt. So in short, creditor जो है वो अपनी मर्जी से एलोकेशन कर सकता है जब डेटर ने ना की हो, और वो टाइम बार्ड डेट के अगेंस्ट भी एलोकेशन कर सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट एलोकेशन नहीं कर सकता। टाइम बार्ड डेट वो होता है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के मुताबिक टाइम गुजर चुका होता है, वो अब कोर्ट के थ्रू इन्फोर्सेबल नहीं होता, बट स्टिल उसकी अप्रोप्रिएशन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है। डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट अप्रोप्रिएशन अलाउड नहीं होगी। सो सिनेरियो है हमारे पास, आजम ओज सेवरल डेट्स टू बाबर। One of them of rupees 100,000 is time barred. Azam sends rupees 200,000 to Babar without indicating the debt which is to be appropriated. अब डेटर की तरफ से इंडिकेशन नहीं आई तो क्रेडिटर के पास ऑप्शन है कि वो 1 लाख को किसी के भी अगेंस्ट एलोकेट कर सकता है। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि 200,000 जो पे किए गए हैं, अगर लेट से एक एजम्पशन बेस्ड हम एलोकेशन कर रहे हैं कि इन 3 डेट्स के अगेंस्ट उसकी एलोकेशन हो जाती है, तो 200,000 जो हैं वो पूरे हो जाएंगे और यहाँ पे क्रेडिटर ने अपनी मर्जी को अप्लाई किया है।
थर्ड सिनेरियो है जब किसी पार्टी ने अप्रोप्रिएशन ना की हो, यानी कि डेटर ने भी कुछ इंडिकेट नहीं किया और क्रेडिटर ने भी उसको अप्रोप्रिएट नहीं किया, तो क्या रूल्स अप्लाई होंगे? तो द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम whether or not they are time barred. In other words, all payments shall be applied towards the payment of first debt till it gets extinguished. Similarly, all subsequent payments applied towards second debt till it gets fully paid, and so on and so forth. यानी टाइम की ऑर्डर में. फर्स्ट डेट, सेकंड डेट, सो ऑन. लेकिन अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि इफ द डेट्स आर ऑफ इक्वल स्टैंडिंग, द पेमेंट शैल बी अप्लाइड इन डिस्चार्ज ऑफ ईच प्रोपोर्शनेटली. इक्वल स्टैंडिंग का मतलब है डेट्स जो सेम टाइम के हैं. सिनेरियो है हमारे सामने, आजम ओज बाबर 3 डेट्स, रुपीज 150,000 18 अप्रैल, रुपीज 300,000 18 अप्रैल and rupees 400,000 25th April. Azam sends rupees 90,000 to Babar on 20th May. It will be appropriated against the 2 debts of 18 April. ये जो दोनों डेट्स हैं ये इक्वल स्टैंडिंग के हैं और इनमें इक्वल स्टैंडिंग की वजह से प्रोपोर्शनेट किया जाएगा, यानी 90,000 को आप एलोकेट कर देंगे $450,000, क्योंकि इन दोनों इक्वल स्टैंडिंग के डेट्स का टोटल बनता है. $30,000 एंड 60,000 एलोकेशन हो जाएगी इन दोनों डेट्स की. अगर इन दोनों की डेट 18 अप्रैल ना होती और फर्क होता डेट का, तो फिर जो फर्स्ट डेट है 150,000 का, उसमें को ही टोटल 90,000 एलोकेट कर दिए जाते और उसमें से बाकी पेंडिंग रह जाते. तो ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो होगा, लेकिन जहां पर इक्वल स्टैंडिंग होगी तो वहां पर प्रोपोर्शनेटली करना है. ये एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो रूल है जो आपने ध्यान में रखना है. फोर्थ रूल है कि इफ प्रिंसिपल अमाउंट एंड मार्कअप बोथ आर ड्यू, देन मार्कअप इज सेटल्ड फर्स्ट एंड देन प्रिंसिपल अमाउंट इज सेटल्ड. सिनेरियो देखते हैं. आजम ओज रुपीज 100,000 एज प्रिंसिपल अमाउंट एंड रुपीज 20,000 एज इंटरेस्ट. आजम सेंड्स रुपीज 30,000 टू बाबर. इसमें से पहले 20,000 इंटरेस्ट की तरफ एलोकेट होगा और फिर रिमेनिंग 10,000 प्रिंसिपल की तरफ एलोकेट होगा. सो बाबर कैन अप्लाई रुपीज 20,000 टुवर्ड इंटरेस्ट एंड 10,000 टुवर्ड प्रिंसिपल अमाउंट. तो पहले अमाउंट इंटरेस्ट की तरफ और बाद में प्रिंसिपल अमाउंट की तरफ एलोकेट की जाएगी. तो ये 4 रूल्स थे हमारे अप्रोप्रिएशन के. अब इस पर कुछ हम पास्ट एग्जाम करते हैं जो कि जिसमें थोड़ा सा बिगर सिनेरियोज होंगे ताकि इन रूल्स को और बेहतर अंडरस्टैंड किया जा सके. ऑटम 2017 में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, उसको डिस्कस करते हैं. फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ सम्स पेबल बाय निसार टू मिराज ऑन 4 मार्च 2017. 1 जनवरी 2016 का एक डेट है 200,000 का जो गारंटेड बाय इमरान है. उसके बाद 150,000 का एक और डेट है, टोटल 350,000. तो ये पोजीशन है 4 मार्च की. निसार सेंट अ चेक ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन 5th मार्च. एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, यानी हमारा पहला रूल अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि इंस्ट्रक्शन नहीं दी. मिराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 150,000. द गारंटर इमरान ऑब्जेक्टेड टू सच appropriation and claimed that adjustment should be made in the order of the date of invoices. तो रूल ये होता है कि पहले डेटर की इंडिकेशन, डेटर इंडिकेट ना करे तो क्रेडिटर अप्रोप्रिएट कर सकता है, और अगर
दोनों ना करें फिर ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो होता है। तो गारंटर इमरान का ये कहना है कि ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो होना चाहिए था। ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो होने का मतलब था कि 1 लाख इस अमाउंट में से जो उसने गारंटी किए हुए थे उसमें से अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सो अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिस्कस वेदर द ऑब्जेक्शन ऑफ इमरान इज जस्टिफाइड। इमरान का ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड नहीं है क्योंकि जब डेटर ने इंस्ट्रक्शन दी तो क्रेडिट मर्जी है कि वो अप्रोप्रिएट करता है। वो टाइम बार डेट के अगेंस्ट भी अप्रोप्रिएट कर सकता है, गारंटी डेट के अगेंस्ट भी कर सकता है, नॉन गारंटीड के अगेंस्ट भी कर सकता है, सिर्फ डिस्प्यूटेड डेट के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो आंसर देखते हैं। इमरान ऑब्जेक्शन इज नॉट वैलिड। In the absence of any intimation from the debtor or circumstances indicated to which debt payment is to be applied, the creditor is free to use his discretion. Apply to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor. तो 3 मार्क्स में एक छोटा सा आंसर था इस क्वेश्चन का जी। अब हमारे पास एग्जाम्पल 58 है। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑन August 4, 2011 of sums payable by Ubaid on account of clause supplied by Bilal। तो यहां पर हमारे सामने 4 ट्रांजेक्शन्स हैं, चारों की डेट डिफरेंट है और डेट वाइज ट्रांजेक्शन्स लिखी हुई हैं, जिसमें से एक ट्रांजेक्शन जो है वो टाइम बार्ड है, एक गारंटेड है। सो उबैद सेंट अ चेक ऑफ ₹70,000 on August 5, 2011। देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद, डेटर की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी। बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। तो बिलाल ने एडजस्टमेंट कर ली जो कि फिर अब उसका राइट बनता था। 37,000, 20,000, 13,000। तो यहां पर आप नोटिस करें कि बिलाल ने ऑर्डर ऑफ टाइम को फॉलो नहीं किया। क्वेश्चन देखते हैं। द गारंटर वसीम ऑब्जेक्टेड टू सच एप्रोप्रिएशन and claimed that since the amount of ₹37,000 was time barred, it should not be adjusted and full amount guaranteed by him should be fully adjusted. तो is the objection of वसीम valid? तो वसीम का ये कहना है कि टाइम बार्ड अगेंस्ट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए थी। और एडजस्टमेंट ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन वसीम को ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। बिलाल जो है वो डेटर की इंस्ट्रक्शन की एब्सेंस में अपनी मर्जी से कर सकता है और टाइम बार्ड के अगेंस्ट भी एडजस्टमेंट कर सकता है। सेकेंड है डिस्कस हाउ द अबव पेमेंट ऑफ 70,000 शुड बी अप्लाइड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्कमस्टांस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन ऑन द बैक ऑफ द चेक। This is indication by debtor। जब डेटर ने इंडिकेशन दी हो तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए, उसी को फॉलो किया जाएगा, पहली प्रायोरिटी उसी की होगी। होगी लेकिन B1 सिनेरियो में पार्ट ए के आंसर में नहीं होगी क्योंकि वसीम के ऑब्जेक्शन के तौर पर ये वैलिड नहीं है। सेकंड है नो इंस्ट्रक्शन अबाउट एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर गिवन बाय उबैद। बिलाल डिड नॉट मेक एनी एप्रोप्रिएशन ईदर। तो अब ऑर्डर ऑफ टाइम फॉलो होगा और ऑर्डर ऑफ टाइम जब फॉलो होगा तो उसमें भी टाइम बार्ड इंक्लूडेड होगा, टाइम बार्ड भी शामिल होगा। अब भी अगर आप देखें तो जो डेट गारंटेड बाय वसीम है वो पूरा पे ऑफ नहीं होगा, उसमें से 13,000 पे ऑफ हो जाएगा और बाकी रह जाएगा।
तो ये सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना था। अब आंसर को जो रिस्पॉन्ड करना है उसकी तरफ चलते हैं। सो पेमेंट इज करेक्टली अप्लाइड बाय बिलाल एंड ऑब्जेक्शन ऑफ वसीम इज नॉट वैलिड। जो हमने पॉइंट डिस्कस किया कि डेटर ने इंस्ट्रक्शन ना दी हो तो फिर क्रेडिटर इज फ्री टू यूज हिज डिस्क्रिप्शन। पार्ट बी वन था कि अगर डेटर ने इंडिकेशन दे दी हो तो फिर उसको फॉलो करना चाहिए। पार्ट बी टू है कि जहां पर ना डेटर ने इंस्ट्रक्शन दी हो ना क्रेडिटर ने कोई अप्रोप्रिएशन की हो तो वहां पर ऑर्डर ऑफ टाइम को फॉलो किया जाता है और उसके अंदर ये इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि डेट टाइम बार्ड था या नहीं था। So that's all for today. Have a good day.